क्लास थर्ड ईयर के जूलॉजी के प्रैक्टिकल में एक एक्सपेरिमेंट है बीपी मेजरमेंट। और आप जानते हैं विद्यार्थियों कि जैसे आपके स्पोर्टिंग के लिए कुछ अलग से स्पेसिमेन नहीं है, तो न केवल ये प्रयोग करने की दृष्टि से बल्कि आपके स्पोर्टिंग की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? जैसे आपके स्पोर्ट के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट रख दिया जाएगा कि ये चीज़ क्या है, तो आप जानते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा कोई ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है। इसके अंदर ये डायाफ्राम है, आपको ये पॉइंट्स लिखना है। ये स्टेथोस्कोप की जो ईयर आर्म है, इसे कानों में डाला जाता है। इसका प्रिंसिपल इस तरह से है कि जो भी इस डायाफ्राम के क्लोज कांटेक्ट में है, जो स्पर्श की हुई चीज़ है, उसके अंदर कोई कांटेक्ट में कोई वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के कारण जो आवाज़ ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को मैनिपुलेट यानी उसको बढ़ा करके वो कानों के अंदर सुनाई देती है, जिससे आपको पता लगता है। अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग ये है, जैसे चेस्ट के अंदर हवा ब्रीदिंग हम चेक करते हैं। यदि कफ है, खांसी वगैरह है, तो खांसी के कारण आवाज़ करेगा, श्वास बाहर निकालकर छोड़ते से आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ के कारण जो भी थोड़ा बहुत भी आवाज़ में डिस्टर्बेंस होता है, उसको हम कानों के द्वारा पता करते हैं। तो कहने का सेंस है ये ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम भी चेक करने में भी काम आता है। इसके अलावा बीपी इंस्ट्रूमेंट के साथ में भी बीपी मेजरमेंट में काम आता है। आज का टॉपिक जो मेरा बीपी इंस्ट्रूमेंट बीपी मेजरमेंट है, उसमें एक स्टेथोस्कोप जो ये काम आएगा। स्पोर्टिंग मैंने जो बताया उसमें 4 बिंदु आपका एग्जाम में लिखने होते हैं, तो ये बिंदु आप समझते हैं कहाँ काम आता है। बीपी मेजरमेंट में, खांसी वगैरह इस तरह के डॉक्टरी इलाज के संदर्भ में, डायग्नोसिस में। दूसरा डायाफ्राम है, इसके अंदर जो एक ट्यूब लाइक है, यहाँ से आवाज़ अल्टीमेटली कहाँ जाती है? कानों के अंदर। ये जस्ट लाइक स्पीकर होता है, यहाँ से पतला और आगे से डॉक्टर की तरफ फैला हुआ, तो आपके कानों में आवाज़ थोड़ी सी तेज आती है। और क्योंकि साइलेंटनेस आएगी, आपके कानों में दूसरी आवाज़ नहीं जाएगी, तो आप गहराई से उसी आवाज़ को सुनेंगे जो डायाफ्राम के ऊपर सुन सकते हैं। अगर आप इस कानों को रख के ऐसे करेंगे जोर जोर से, तो आपको ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे हथौड़े की तरह जोर से कोई पॉइंट पे चीज़ टच कर रहा है, जोर से आवाज़ है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर ये स्केल है ब्लड प्रेशर पे। यहाँ पर ये इसका कफ है, इसको क्या बोलते हैं? कफ है, ठीक है। इस कफ को डॉक्टर हाथ में बांधते हैं और इसके द्वारा ये बैलून है, इसके ये नोब है, इसको घुमाकर बंद कर देते हैं, तो एयर लीक नहीं होगी। और एयर जो हाथ के चारों ओर बंधा हुआ स्थिति में हम दबाएंगे तो चारों ओर से इसके अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और हवा बढ़ते जाने से क्या होगा? लगातार इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और इस प्रेशर बढ़ने के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। प्रेशर बढ़ेगा तो कितना बड़ा है, तो इसको हम इससे जोड़ देंगे। इसके अंदर डिजिटल मीटर है, इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कितना एयर प्रेशर आ गया है इसमें। अब इसका योगदान क्या है, कैसे ये काम आता है बीपी इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में, वो मैं आगे बताऊंगा। ये डिजिटल डिस्प्ले है, इसमें पारे का स्तंभ भी आ सकता है। पारे में पारे की चमकीली, जो पारा धातु चमकीला होता है, वह इसमें ऊपर उठेगा और वह आपको रीडिंग बताएगा कितना इसके अंदर प्रेशर हो गया है। अब स्टेथोस्कोप और इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से ब्लड प्रेशर मापा जाता है, इसको समझने से पहले हमें ब्लड प्रेशर क्या है कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ। देखिए, ब्लड प्रेशर रक्त दाब। देखिए, धमनियों के अंदर रक्त झटकों के साथ में बहता है, क्योंकि वहाँ नीले से सीधा रक्त आता है। जब भी हृदय वेंट्रिकल नीले धड़केगा, मैंने बोला है नीले क्यों? नीले से ही धमनियों में रक्त जाता है। अलिंद तो शिरों से रक्त को ग्रहण करते हैं। नीले जब सिकुड़ते हैं तो उसमें सिकुड़ने से पानी के पंप की तरह एक झटका महसूस होता है रक्त में, और उस झटके के कारण शिरों में दबाव महसूस होगा। ये ठीक वैसे ही है कि पानी की मोटर का बटन ऑन करते ही पाइप के अंदर एक झटका लगता है। उसी तरह से ही रक्त नीले द्वारा दबने पर रक्त जब
धक्के के साथ और मिले से सिस्टमिक आर्ट्स में वहाँ धमनी में निकलता है तब एक दाब उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं सिस्टोलिक दाब। क्या कहते हैं? अब जब रक्त नीले जो है वापस रिलैक्स होगा, क्या होगा? रिलैक्स, तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक फेज। उस समय दाब कम होगा और दाब जीरो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रक्त एक पूरी क्लोज सर्कुलेट बंद नलियों के अंदर बह रहा है, उसका भी कुछ न कुछ दाब होता है। हालांकि सिस्टोलिक दाब से बहुत कम होगा पर उस दाब की भी वैल्यू है। तो सिस्टोलिक दाब कब होता है? जब नीले सिकुड़ते हैं, ये वायवा में पूछा जाता है। दूसरा डायस्टोलिक दाब, कब होता है? जब नीले विश्राम में आते हैं। ओके, अब इन चीजों से क्या लेना देना है? ये इस प्रकार से है, जैसे ये आपके आर्म्स है, इसके चारों ओर ये कफ बंध दिया आपने, जो आप चारों ओर बांध दिया, ये यहाँ पे हमने कफ बांध दिया यहाँ पर। इसके अंदर मैं एक धमनी बना दी है, ठीक है? ये क्या है? धमनी। ये क्या है? स्पिग्मोमेनोमीटर का ये कफ, ठीक है? कफ बोलते इसको, ध्यान रखना। नाम इस बॉडी के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। इसके अंदर कफ है, इसके अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले है, जो भी है, जिसके अंदर पारे का अथवा डिजिटली डिस्प्ले करने वाला, प्रेशर को दिखाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, एक एयर को दबाने वाला बैलून है। इन सारी चीजों का नाम आपको बताना होगा। अब हम क्या करते हैं कि जब इसके अंदर रक्त, जब सिस्टोलिक दाब जब हृदय दबता है तो इसके अंदर रक्त जो दीवारों पर दाब कितना डालेगा? 120 mm ऑफ Hg। सिस्टोलिक दाब कितना होता है? 120 mm ऑफ मिलीमीटर ऑफ Hg। पारे की संख्या 120 मिलीमीटर और डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर ऑफ पारे की संख्या, ठीक है? तब क्या होगा? ज्यादा दबाव होगा और दूसरी स्थिति में डायस्टोलिक में इसके अंदर थोड़ा कंपैरेटिवली कम दाब होगा। तो झटकों के साथ में 120 80 120 80 इस तरह से रक्त हमें धमनियों के अंदर झटकों के साथ बहता है। अब इसमें क्या होता है? देखिए, रक्त में जैसे मैं हम क्या करते हैं, जिस भी पेशेंट का या छात्र का हम प्रयोग के तौर पे बीपी मेजरमेंट करते हैं, उसके हाथ पर कफ को बांधेंगे और इसकी नोक को टाइट करके बैलून से एयर प्रेशर को बढ़ाएंगे, ठीक है? अब होगा क्या? इसके अंदर लगातार हवा बढ़ती जा रही है, एयर प्रेशर बढ़ेगा और इस डिजिटल डिस्प्ले में आप देखिए प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब इसको मैं चाहूं तो हवा को इसके अंदर जो भरी हुई कप के अंदर है, जिसमें इस दाब के साथ इसको हाथ को बिल्कुल दबा दिया है, इसको मैं चाहूं तो यहाँ से डिस्चार्ज कर सकता हूं। डॉक्टर ऐसे ही करते हैं, पहले इसके अंदर प्रेशर बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे हवा को रिलीज करते हुए प्रेशर को डाउन करते हैं। अब ये बताइए इसके फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जब हार्ट से रक्त इसमें धमनी के अंदर आता है तो ध्यान दें, यहाँ पर हम स्टेथोस्कोप को यहाँ पर पहले से ही फिट कर देते हैं इस तरफ, यहाँ पर, ठीक है? तो ध्यान दें, इसमें फर्क ये पड़ता है, जैसे यहाँ पर रख देंगे और हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है? धीरे 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 जैसे इसका प्रेशर मैंने 180 तक बढ़ा दिया, तो चूंकि ब्लड की सप्लाई पीछे से आगे आएगी क्या? नहीं, क्योंकि ये 120 हमारा ब्लड अधिकतम दाब रखता है सिस्टोलिक, और सिस्टोलिक दाब 120 से अधिकतम होगा, यहाँ पे ब्लड रुका हुआ है। पर जैसे ही ब्लड प्रेशर को हम हवा को रिलीज करते हुए प्रेशर को 180 से कम, 160, 150, 140, 130 और जैसे ही 120 पे आया, तब आप ये समझें कि रक्त यहाँ से निकल कर आगे की ओर आ पाएगा, और जैसे ही रक्त आगे आ पाएगा तो यहाँ पर हमें झटके से जैसे 120 प्रेशर आया,
तो वो यहाँ से आगे मूवमेंट कर पाएगा और वह आवाज़ हमें स्टेथोस्कोप में पहली बार सुनाई देगी। किस सुनाई देगी? पहली बार आपको हृदय धड़कन सुनाई देगी, धक धक सुनाई देगी, ठीक है। और इस प्रेशर को मैं और रिलीज करता जाऊंगा, तब क्या होगा? वो प्रेशर 120 से कम होगा, 90 सॉरी 100 से 95, 90, 85, 80 तक भी आवाज आएगी, क्योंकि उस स्थिति में डायस्टोलिक प्रेशर इस कफ के बराबर है और वह जैसे ही रक्त आगे जाएगा वह हमें आवाज स्टेथोस्कोप में सुनाई देगी। अब बताइए, जब 120 से प्रेशर ज़्यादा था तब हमें आवाज़ नहीं आ रही थी, क्यों? क्योंकि रक्त का प्रवाह बिल्कुल नहीं था। अब जैसे ही इस कफ में वायु का प्रेशर 80 mm ऑफ Hg से कम हो गया, तब भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। सोचे जरा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कफ का प्रेशर कम हो गया है, 70 के करीब हो गया है, 65 हो गया है, तो उसका परिणाम क्या होगा? ये कफ लूज हो गया है। अब आपको इसके अंदर धड़कन की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, स्टेथोस्कोप वो हवा जो है ना, झटके जो है स्टेथोस्कोप में सुनाई नहीं देगी, क्योंकि कफ की आवाज़ बिल्कुल, कफ के अंदर प्रेशर बिल्कुल कम हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है, उसके बाद में आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो यानी कहने का मतलब है, ये स्टेथोस्कोप मदद करता है आवाज़ सुनने में। जिस समय रक्त दाब का जो भी वैल्यू है वह इसके अंदर एयर वैल्यू के अनुसार सिंक्रोनाइज है, जैसे ही समान दाब होगा 120 रक्त का दाब सिस्टोलिक, जब इसके अंदर 120 आ गया तब हमें आवाज़ पहली बार सुनाई देगी। उससे पहले क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? कि कफ में प्रेशर बहुत ज़्यादा था और रक्त को आगे जाने नहीं दे रहा था। जब रक्त आगे नहीं आ रहा तो स्टेथोस्कोप में कैसी आवाज़ सुनाई देगी? जैसे जैसे प्रेशर कम करेंगे हमें आवाज़ लगातार सुनाई देगी, परंतु वो आवाज़ एक ही इसके प्रेशर को कितना डिस्चार्ज करें, 80 के नीचे कर देंगे तब वो आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाएगी। क्योंकि ये वैसे ही है कि जैसे हम हर जगह पर करते हैं तो ब्लड प्रेशर हमें महसूस नहीं होगा। ब्लड प्रेशर तो तभी महसूस होगा जब इसको दबाया हुआ है और झटके के साथ में ये रोक रहा है ना भाई, 80 मिलीमीटर है, सिस्टोलिक दाब हो गया 120, 80, तो 80 तक तो सुनाई देगी, 80 के बाद में नहीं सुनाई देगी क्योंकि वो बिल्कुल ही लूज हो गया है। फिर वो खुला हुआ है, 80 से कम पे खुला हुआ है चाहे बंधा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार हम स्टेथोस्कोप और ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसे स्पिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, उनकी मदद से आप ब्लड प्रेशर को ज्ञात कर सकते हैं। मैंने प्रिंसिपल समझा है, पर फिर भी जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया जाए तब तक आपको कभी भी अनुभव नहीं हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, डॉक्टर्स की प्रैक्टिस होती है, हमारी प्रैक्टिस नहीं, हमें बिल्कुल पीसफुलनेस चाहिए। आप लोग शोर करेंगे तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता आवाज़, हृदय की धड़कन की बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं आती, नॉर्मल सी आवाज़ होती है। तो बड़े आप प्रैक्टिकल कीजिए, अच्छे से समझिए। अब बात आती है इससे संबंधित बार-बार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारे खान पान की आदतों जिसके कारण हमारी रक्त धमनियों के अंदर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल या किसी भी प्रकार का जमाव हो जाए, या आप खान पान में कुछ ऐसी चीज़ खा लें जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर तेज हो जाए, तो उस समय रक्त दाब, देखिए धमनियों के सिकुड़ने से अथवा धमनियों में अपशिष्ट पदार्थ जैसे कोलेस्ट्रॉल, फैट या कुछ भी जमा हो जाता है उसके कारण, या रक्त का किसी कारण से फ्लो बढ़ जाता है, हृदय तेजी से धड़कता है, उस स्थिति में ब्लड प्रेशर 80-120 की जगह 120 की जगह कई बार 130, 40, 50, 60 भी हो जाता है। ये स्थिति बड़ी घातक है। घातक क्यों है? इसका नुकसान, हाई ब्लड प्रेशर का नुकसान ये है कि जहाँ पर हमारी धमनियाँ क्या होती है, रक्त को आपूर्ति करती है, हमारे ब्लड सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर, तो जहाँ पर केशिका की दीवार पतली है वहाँ पर अधिक प्रेशर के कारण वह रप्चर हो सकती है, यानी वो फट सकती है केशिका, और उस स्थान पर रक्त हमारे शरीर की कोशिकाओं के प्रत्यक्ष संपर्क में आ जाएगा। उदाहरण खासा यह रप्चर ब्लड ब्रेन के अंदर हो गया तो आप कोमा में भी जा सकते हैं। ऐसा कई बार बहुत ज़्यादा हाई बीपी होती है, उस स्थिति में, या लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, उस स्थिति में भी हो सकता है। इसको हाइपरटेंशन के कारण भी होता है, आप टेंशन, तनाव, चिंता, उसके कारण भी होता है। और लो बीपी क्या है? जब आपका ब्लड प्रेशर 80 के नीचे रेंज में चला जाता है, यानी
रक्त हृदय के द्वारा जो पंप किया जा रहा है वह धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे होगा तो क्या होगा, हमारे फेफड़ों से जो शुद्ध ऑक्सीजन को लेकर के रक्त धीरे धीरे जाएगा बॉडी में। धीरे धीरे जाएगा तो क्या होगा, शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, शरीर तनाव में रहेगा। और उन कोशिकाओं को जो लगातार ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड करती है उनको लॉस होता है जिंदगी मरने का। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन खपत, ग्लूकोज खपत मसल्स तो एक्टिविटी के समय होती है, पर ब्रेन में एवरी टाइम ग्लूकोज कंजप्शन होता है, ऑक्सीकरण होता रहता है सर्वाधिक। तो हमारे ब्रेन को भी हाइपोक्सिया कंडीशन, जिस समय शरीर के अंदर रक्त में ऑक्सीजन की कमी है, उस स्थिति में बड़ी दुविधा रहती है। ब्रेन सेल्स को भी नुकसान हो सकता है, शरीर के टिश्यू को भी नुकसान हो सकता है। जिस स्थिति में मस्तिष्क की कोशिकाओं तंत्रिकाओं को नुकसान होता है तो वह स्थिति बड़ी ही घातक होती है। तंत्रिका एक बार डेथ हो जाए तो वह वापस कभी नहीं होती।